मूवी की शुरुआत में हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं जो कि वेडिंग ड्रेस में होती है, लेकिन यहाँ पर वो टेरेस से कूदने की सोच रही थी, लेकिन अचानक से वो होश में आती है और खुद को ही कहने लगती है कि आखिर मैं यहाँ से कूदना क्यों चाहती हूँ। फिर बाद में हमें पता चलता है कि शाओ के अंदर एक एआई सिस्टम डेवलप हुआ है जो कि हर किसी के बॉडी में ट्रैवल करता है जब कोई किसी की जान लेना चाहता है तो, एंड वो उसके पीछे का रीज़न ढूंढते हैं। फिर उसके बाद में वो उनसे ग्रजेस निकालते हैं और रिवेंज लेते हैं। फिर यहाँ पर शाओ अपने एआई सिस्टम से पूछती है कि आखिर मैं इस लड़की की बॉडी में क्या कर रही हूँ। फिर यहाँ पर उसकी एआई सिस्टम उसे बताने लगती है कि इस लड़की का नाम शाओ भी है और तो और बचपन में ये लू से मिली थी, जहाँ पर वो लू के साथ प्यार में पड़ गई थी क्योंकि लू ने उसे कुछ बच्चों से बुली होने से बचाया था। एंड बचपन से लेकर बड़े होने तक उसका यही सपना था कि वो लू के साथ शादी करेगी। एंड फाइनली यहाँ पर उसकी लू के साथ में शादी फिक्स हो जाती है, लेकिन यहाँ पर लू जो है शादी का मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद में उससे डिवोर्स देने की बातें करने लगता है, यानी कि लू शाओबी से खुश नहीं रहता, जिस वजह से शाओबी का दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है और उसे समझ आ जाता है कि मैं इस लाइफ में ना कभी भी इसकी वाइफ बन पाऊंगी और ना ही कभी मुझे ये वेडिंग ड्रेस पहनने का मौका मिलेगा, जहाँ पर उसकी सारी की सारी लाइफ उसने लू को डेडिकेट करी थी। लेकिन अब लू के बिना वो जिंदा भी नहीं रहना चाहती, इसलिए आज यहाँ पर वो टेरेस पे अपनी जान देना चाहती है। और तुम्हारा मिशन यही है कि इसकी लाइफ को एक फुलफिल और हैपनिंग वाली लाइफ बनाना। यहाँ पर शाओ कह देती है कि तुम मेरी ही एआई सिस्टम हो ना, हमेशा तुम मेरे खिलाफ होकर मुझे इतने मुश्किल टास्क क्यों देती हो। मुझे इस लव वाले चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, मुझे किसी और बॉडी में ट्रांसफ़र करो। लेकिन उसकी एआई सिस्टम उसे कह देती है कि एक बार जो मिशन डिसाइड हो गया है वो तुम्हें करना ही होगा, वरना तुम भूल जाओ कि तुम किसी और बॉडी में स्विच हो सकती हो। इतने में ही यहाँ पर लू आ जाता है और कहने लगता है कि देखो जो करना है कर लो, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहती हो या फिर पैसे मांगना चाहती हो, लेकिन मैं फिर भी तुमसे डिवोर्स लेकर ही रहूँगा। और मैं तुम्हें अभी वार्न कर दे रहा हूँ, जब तक हमारा डिवोर्स कंप्लीट नहीं होता तब तक कुछ हरकत मत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सारा इंसान मुझ पर लग जाए। एक बार हमारा डिवोर्स हो जाएगा उसके बाद मैं जो करना है तुम कर सकती हो, उसके पहले मेरा रास्ता साफ कर दो। यहाँ पर शाओ उसी पर चिल्लाने वाली थी तो उसकी एआई सिस्टम उसे और डराने लगती है कि बिल्कुल भी कोशिश मत करना यहाँ पर उसे चिल्लाने की, वरना तुम्हारे साथ साथ ये भी मर जाएगा और सारा का सारा प्लॉट बिगड़ जाएगा और हमें इस इंसान को जीवित रखना है। तो फिर यहाँ पर रात के डिनर के लिए वो हाँ कह देती है। तो फिर लू वहाँ से चला जाता है एंड शाओ यहाँ पर डिसाइड कर लेती है कि मैं आज उसे इतना बड़ा सरप्राइज दूंगी कि अपने लाइफ टाइम तक इस सरप्राइज को नहीं भूल पाएगा। इसके बाद में शाओ रेडी होने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो अपना फेस मिरर में देखती है और कहने लगती है कि ये लड़की तो इतनी ब्यूटीफुल दिखती है, तो फिर भी क्यों न जाने वो वैसे लड़के के पीछे पड़ चुकी है। आज मैं इस लड़की को बता कर रहूँगी कि ये कितनी ज़्यादा अच्छी दिखती है। एंड यहाँ पर शाओ बहुत ब्यूटीफुली रेडी हो जाती है एंड यहाँ पर वो इवेंट शुरू हो जाता है जहाँ पर सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर एंट्री हो जाती है हमारी शाओ की, जहाँ पर सभी लोगों की नज़र शाओ पे पड़ जाती है और यहाँ पर सभी लोग शाओ की तारीफ करने लगते हैं। दूसरा यहाँ पर शाओ वायोलिन प्ले करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर वो अपना ट्रैम्पोलिन लेकर आ जाती है। लू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, उसको लगता है आज यहाँ पर कुछ गड़बड़ी करने आई है। फिर मैम ने यहाँ पर शाओ ट्रैम्पोलिन बजाना शुरू कर देती है, जहाँ पर लू को बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है और वो वहाँ पर जाकर उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हें लगता है तुम ये सब करोगी और मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा, फिर भी मैं तुम्हें डिवोर्स देकर जाऊँगा। शाओ कहने लगती कि जल्द से जल्द दे दो ताकि मेरा भी पीछा छूट जाए, तुमसे तो कुछ काम भी नहीं हो पाता। एंड यहाँ पर वो कहने लगती है कि तुम तो बहुत लो क्वालिटी वाले इंसान हो, मैं चाहूँ तो यहीं कहीं खड़ी होकर अपना फ्यूचर हस्बैंड भी चूज़ कर सकती हूँ। फिर यहाँ पर व्हील चेयर पर बैठा हुआ छान उसे दिखता है, जहाँ पर वो छान को चूज़ कर लेती है और उसके पास जाकर उसे गालों पे किस करती है और अनाउंस कर देती है कि अब से ये मेरा फ्यूचर हस्बैंड होने वाला है। यहाँ पर सभी लोग उसके डर की नज़र से देख रहे होते हैं। शाओ को कुछ समझ नहीं आता तो उसकी एआई सिस्टम उसे कहने लगती है कि तुमने एक गलत इंसान के साथ पंगा ले लिया है। भले ये व्हील चेयर पर बैठा हो तुम्हें लग रहा होगा कि ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपने हाथों से छान गन से किसी को मार डालता है। इसके बाद में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि एकदम गरीब होता है और उसके बाकी के जो बच्चे होते हैं वो उससे टॉर्चर कर रहे होते हैं और उसका मजाक करवा रहे होते हैं। एंड ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि छान ही होता है, जहाँ पर वो लोग उसे बुली कर रहे होते हैं। लेकिन इतने में कोई वहाँ पर आता है जो छान को अडॉप्ट कर लेता है और उसे लेकर अपने घर चला जाता है।
फिर शाह को लगता है कि उसने अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है और यहाँ पर से वो ऊपर उठने लगती है। तो फिर चान उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने लगता है और चान कहने लगता है कि तुम क्या यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने आई हो। तो फिर शाह कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई। इतने में ही लू यहाँ पर आता है और शाह पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें ज़रा सा दिमाग भी है या फिर नहीं। एंड यहाँ पर वो उसे कहता है कि अभी के अभी बड़े भैया से माफ़ी मांगो। फिर यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि चान जो है वो लू फैमिली से बिलोंग करता है एंड चान लू का दूर का कज़न भाई होता है एंड एज में उससे बड़ा होता है। तो फिर शाह यहाँ पर बोलने लगती है कि ओह तो ये तुम्हारा बड़ा भैया है, इस हिसाब से तो मैं तुम्हारी भाभी होनी चाहिए। एंड यहाँ पर वो चली जाती है चान के पीछे। लू यहाँ पर उसे कहने लगता है कि देखो इस समय मजाक करने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शाह कहने लगती है कि मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, तुम यहाँ से जा सकते हो। लू को गुस्सा आता है, वो शाह के ऊपर थप्पड़ी मारने वाला था लेकिन यहाँ पर उसका हाथ चान पकड़ लेता है। फिर चान यहाँ पर उसे कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता, हमारी फैमिली वालों ने हमें ये सिखाया है कि हमें किसी वुमन के ऊपर हाथ उठाना चाहिए। दूसरा मियाँ यहाँ पर आ जाती है जो कहने लगती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये बात बोलनी भी चाहिए या फिर नहीं। तो फिर शाह से कह देती है कि ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो अपना मुंह बंद रखो। फिर मियाँ यहाँ पर कहने लगती है कि अकॉर्डिंग टू लॉ अभी भी इन दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है। तो फिर शाह यहाँ पर सिर्फ लू के साथ में उसके पैसे के लिए है और किसी भी वजह से नहीं। फिर यहाँ पर जितने भी सभी लोग होते हैं वो मिलकर शाह के बारे में बुराइयां करने लगते हैं। फिर यहाँ पर शाह से पूछती है कि लगता है तुम्हें बहुत कुछ पता है, आखिर तुम यहाँ पर लू को जानती कैसे हो और तुम उसकी लगती क्या हो। मियाँ यहाँ पर कहने लगती है कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। तो फिर शाह बोलती है ओह अभी मैं समझूँ, लगता है तुम इसके सीक्रेट लवर हो और यहाँ पर तुम्हें अलग कर दिया गया था जहाँ पर तुम जानबूझ के मेरे बारे में उल्टा सीधा कह रही हो ताकि उसकी नज़रों में तुम अच्छी बन सको और फिर बाद में वो तुम्हें कन्फेस कर दिया अपना प्यार। तभी मैं सोचूं कि लू यहाँ पर मुझसे डिवोर्स लेना क्यों चाह रहा है, दाल में मुझे पहले से कुछ काला लग रहा था। तो फिर लू यहाँ पर कह देता है कि तुम्हें मेरे मैटर में तंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपना काम करो और जितना कहा गया है उतना ही काम करो। फिर यहाँ पर शाह कह देती है चान से कि सॉरी मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बन सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी भी मुझे डिवोर्स देने के लिए रेडी नहीं है, थोड़ा और समय लगेगा तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर लू से कहता है कि चलो हम घर चलते हैं, लेकिन शाह यहाँ पर मना कर देती है। लू कहता है कि मेरे घर नहीं चलोगी तो कहाँ पर रहोगी। शाह कह देती है कि तुम जो सोच रहे हो वहीं पर। फिर यहाँ पर वो छान की ओर देखती है एंड छान उसका गला पकड़ कर कहता है कि खबरदार अगर मेरे साथ मस्ती करने की कोशिश की तो। शाह कहते कि नहीं मैं तो तुमसे सचमुच प्यार करती हूँ। फिर यहाँ पर छान उसे लेकर चलने के लिए कहता है। इसके बाद में शाह होती है पार्किंग लॉट में छान के साथ में, जहाँ पर शाह बहुत खुश होती है कि अब तो मेरा लू से पीछा छूट चुका है और मैं अपनी एक न्यू लाइफ शुरू करने वाली हूँ। यहाँ पर छान उसे कहने लगता है कि लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही हो और शाह कहती है कि हाँ, और इस खुशी के चक्कर में शाह यहाँ पर छान का व्हील चेयर ही छोड़ देती है। यहाँ पर तो छान डर ही जाता है, उसे लग रहा होता है कि आज पृथ्वी पर उसका आखिरी दिन होने वाला है। फिर यहाँ पर शाह बहुत तेज़ी से भागकर आती है और छान के व्हीलचेयर को पकड़ लेती है। फिर बाद में वो उससे माफ़ी मांगने लगती है। छान उससे कहता है कि तुम इतना जल्दी मुझे मारना चाहोगी, ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। शाह कहते कि नहीं नहीं, मुझे एक्साइटमेंट में गलती से हाथ छूट गया, वरना मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूँगी क्योंकि तुम्हें तो मुझे फ्यूचर में सपोर्ट करने वाले हो। इतना बोलकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन दूसरा यहाँ पर उनके पीछे कई सारे गुंडे आ रहे होते हैं, बट जैसे वो यहाँ पर आते हैं छान अपनी व्हीलचेयर से उठ जाता है और इन सभी को मारने लगता है। फिर यहाँ पर तो वो उसे पैरों पर खड़ा देखकर खुद ही शॉक हो जाती है। दूसरा यहाँ पर छान शाह से कहता है कि तुम जाओ और जाकर कार में मेरा वेट करो। फिर यहाँ पर वो सभी के साथ में लड़ाइयाँ करना शुरू कर देता है जो कि छान को पीछे से मारने वाला था। एंड इतने में यहाँ पर शाह आ जाती है जो उस गुंडे को मार देती है और उसे कहने लगती है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं बाकी लड़कियों जैसे डेलिकेट हूँ और एकदम परियों जैसे रहती तो बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे जैसे भी फाइट कर सकती हूँ। फिर यहाँ पर छान और शाह मिलकर सभी गुंडों के साथ में फाइटिंग करने लगते हैं, जहाँ पर सभी के सभी गुंडे वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ पर छान उसे कहने लगता है कि तुम्हारी ये पर्सनालिटी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे मैं तुम्हें बहुत इंटरेस्टेड हो रहा हूँ। यहाँ पर शाह से कह देती है कि सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं, तुम मेरे साथ प्यार में भी पड़ सकते हो क्योंकि एक ना एक दिन हमें प्यार में आना ही होगा। तो वो यहाँ पर धीरे धीरे वो उसके पास में आने लगता है, जहाँ पर वो उसे वार्निंग कर देता है कि मैं तुम्हें अभी ही वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ कर गई तो तुम देख लेना, या फिर तुमने मुझसे कुछ झूठ बोला या फिर तुम मुझे किसी रीज़न की वजह से अप्रोच कर रही हो तो फिर तुम देखना तुम्हारी लाइफ
बहुत माइजरेबल हो जाएगी। शाह यहाँ पर कहने लगती है कि आखिर मैं तुम्हें क्यों छोड़कर जाऊंगी, इसकी चिंता तुम मत करो। फिर इसके बाद में वो व्हील चेयर पर बैठ जाता है तो शाह उसकी डेस्टिनेशन तक उसे छोड़ाती है। दूसरी वो जा रही होती है तो सोच रही थी कि मैं कितनी मुश्किल से एक वुल्फ के डेन से बाहर निकली थी और अब सीधा मैंने शेर के मुंह में ही हाथ डाल दिया है। उसकी एआई सिस्टम उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन पहले देनी चाहिए थी, मुझे माफ़ कर दो। शाह यहाँ पर कहती है कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद में यहाँ पर जैसी वो गेट के अंदर आती है वहाँ पर होती है मिया कि देखो तो कौन आया यहाँ पर, मिसेस छान आई है। और वो उसे कहने लगती है कि क्यों, छान ने तुम्हें रिजेक्ट कर लिया ना, तुम्हें क्यों बड़ा लग रहा था कि छान तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगा और तुम्हारे साथ शादी करने के लिए हाँ बोल देगा। अपनी खुद की बेइज्जती करवा कर तुम्हें कैसा फील हो रहा है? इसके लिए लगता है तुम वापस से लू के पास में आ गई हो। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं चाइना यहाँ पर स्पेशली सिर्फ और सिर्फ लू के लिए आई हूँ और लू सिर्फ मेरे साथ रहना चाहता है, तुम तो खाली एक सब्स्टिट्यूट हो। यहाँ पर वो कहने लगती है कि अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो तुम मुझे मार सकती हो। तो फिर मियाँ से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है लू मेरे पर विश्वास करेगा या फिर तुम्हारे ऊपर? एंड यहाँ पर मियाँ खुद को ही थप्पड़ मारकर चिल्लाने लगती है। एंड इसके बाद में यहाँ पर लू आ जाता है जहाँ पर वो शाह से कहता है कि क्या तुमने इसे मारा? शाह कहती कि नहीं। लू कहने लगता है तुम जबान के साथ साथ हाथ भी चलाने लगी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मियाँ को थप्पड़ मारने की? मियाँ यहाँ पर कहने लगती है कि कोई बात नहीं, शाह को कुछ मत कहो, ये सब मेरी गलती है, मुझे चाइना वापस आना ही नहीं चाहिए था, मुझे तुम माफ़ कर दो, मुझे हमेशा हमेशा के लिए यूएस में ही रहना चाहिए था। शाह यहाँ पर कहने लगती है कि तुम तो आंसू गिराने की बड़े अच्छे से एक्टिंग कर लेती हो, कितना रियल लग रहा है। लू यहाँ पर उसे चिल्लाने लगता है कि एक तो तुमने उसे मारा है, बेचारी रो रही है, ऊपर से सिंपैथी दिखाने की बजाय तुम उस पर चिल्ला रही हो। इतने में यहाँ पर छाना जाता है जो कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर यहाँ पर शाह उसे कहने लगती है कि तुम तो कुछ ज़्यादा लेट हो गए हो, थोड़ी देर पहले आए होते तो तुम्हें बहुत अच्छा ड्रामा देखने को मिलता। फिर शाह यहाँ पर मियाँ से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पर अभी भी ओल्डन ज़माने में रह रहे हैं? अभी तो 21st सेंचुरी चल रही है, न जाने तुम कौन सी दुनिया में रह रही हो। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मुझे लगता था कि तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन नहीं, तुम तो बिल्कुल स्मार्ट नहीं हो। तुम वहाँ पर देख रही हो सीसीटीवी लगा हुआ है, अभी के अभी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, तो फिर सबके सामने सबूत हो जाएगा कि मैंने तुम्हें मारा है या फिर खुद ब खुद तुम्हारे हाथ ने तुम्हें मारा है। यहाँ पर बाद में मियाँ डरने लगती है जहाँ पर शाह गुस्से में आकर लू को ही मार देती है। लू से मारने तो आता है लेकिन छान यहाँ पर शाह को अपने पास ग्रैब कर लेता है। लू यहाँ पर कहने लगता है कि देख रहे हो मैं इसे कितनी बार माफ़ किए जा रहा हूँ, लेकिन ये बार बार मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रही है और अब तो इसने मेरे पर हाथ भी उठा दिया। तो फिर शाह कह देती है कि उससे क्या कंप्लेन कर रहे हो, कंप्लेन करनी है तो मुझसे करो, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है और थप्पड़ तो तुम डिजर्व करते ही हो। और रही मियाँ की बात तो अभी के चलो सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं, वहाँ पर सब कुछ सामने आ जाएगा कि किसने किसको मारा है। यहाँ पर बाद मियाँ कहने लगती कि जाने दो रू, मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक नहीं करवाना, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ और मुझे ये सारी चीज़ें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। शाह यहाँ पर उन दोनों को देखकर कहने लगती है कि अगर ये सारी हरकतें करनी है तो क्यों ना रूम में जाके करो तुम ये सब, ये ओपन स्पेस में रोमांस करना अच्छी बात नहीं है। फिर यहाँ पर मियाँ गुस्सा हो जाती है। शाह उसे कहने लगती है कि देखो तुम दोनों को डाइवोर्स ही चाहिए ना, मैं डाइवोर्स दे दूंगी, लेकिन 3 सेकंड के अंदर अंदर दूर हटो और मुझे अंदर जाने दो, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। फिर यहाँ से वो सभी लोग अंदर चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर शाह अंदर बैठकर कैलकुलेट कर रही होती है। यहाँ पर लू जो होता है वो डाइवोर्स पेपर रख देता है। शाह यहाँ पर फिर भी कैलकुलेशन कर रही होती है। लू से पूछने लगता है कि डाइवोर्स पेपर सामने है, सिग्नेचर करो। शाह कहते हैं कि 2 मिनट रुको, तुम्हें क्या लगता है डाइवोर्स देना इतनी आसान बात है? मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रही हूँ कि मेरा कितना लॉस होगा या कितना प्रॉफिट होगा। फिर यहाँ पर वो दिन गिनती है, मंथ गिनती है, साथ ही साथ में मिनट्स और सेकेंड्स भी। फिर उसे कहने लगते हैं कि 60 मिलियन, ये सारी चीज़ों का 60 मिलियन होता है। एंड यहाँ पर वो उसे 60 मिलियन पे करने के लिए कहती है। मियाँ तो इतना बड़ा अमाउंट सुनकर शॉक ही हो जाती है, लेकिन यहाँ पर लू कहता है कि ठीक है, ये 60 मिलियन का चेक लो और हम दोनों की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। एंड यहाँ पर बाद में वो चेक लेकर खुशी खुशी जाने लगती है और फिर बाद में चांद से कहती है कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से। लेकिन यहाँ पर उसकी एआई सिस्टम उसे रोकती है और कहती है कि तुम अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं जा रही, तुम स्क्रिप्ट से कुछ ज़्यादा ही बाहर चली जा रही हो। हमारे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो फीमेल लीड होती है वो मेल लीड के ड्रिंक में यानी कि वाइन में मेडिसिन मिला देती है, जिस वजह से वो लोग एक साथ आ जाते हैं। यहाँ पर शाह को कुछ समझ नहीं आता, तो फिर यहाँ पर वो पेट दर्द का बहाना देकर वॉशरूम चली जाती है, जहाँ पर वो अपनी एआई सिस्टम से सारा स्क्रिप्ट रिपीट करने के लिए कहती है। तो फिर वो बोलने लगती है कि फीमेल लीड यहाँ पर मेल लीड के वाइन के अंदर एक मेडिसिन मिलाएगी, जिस वजह से उसकी
हार्मोनल को इम्बैलेंस होगा, जहाँ पर वो लोग मिलकर एक रात पूरी स्पेंड करेंगे। फिर यहाँ पर वो कहने लगती है कि अगर मैं इसकी बॉडी में नहीं आई होती तो ये मर जाती, फिर इसने ड्रग्स कहाँ से मिलाया। लेकिन उसकी एआई सिस्टम उसे कह देती है कि मेरा टाइम अब हो चुका है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। फिर शाह सोचने लगती है कि आखिर इस स्क्रिप्ट को किस तरीके से कंटिन्यू करेगी। उस हम यहाँ पर मिया को देखते हैं जो कि लू से कहने लगती है कि मैं देख कर आती हूँ कि आखिर वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आई है। फिर यहाँ पर मिया जैसी ही जाती है वो यहाँ पर शाह को देख लेती है और शाह यहाँ पर वाइन में ड्रग्स मिला रही होती है। तो फिर मिया सारी चीज़ें देख लेती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में शाह बाहर आती है दोनों वाइन के ग्लास को लेकर और वो लू से वाइन के ग्लास को पीने के लिए कहती है और बोलती है ऐसा कौन सा डिवोर्स जहाँ पर डिवोर्स के पहले हस्बैंड और वाइफ एक वाइन का ग्लास ना पिए। तो यहाँ पर लू कहने लगता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो और तुम्हारे इरादे क्या है। तो फिर शाह यहाँ पर कहने लगती है कि लगता है तुम्हें डर लग रहा है कि मैंने इसमें जहर मिला दिया होगा। फिर यहाँ पर शाह एक ग्लास का वाइन पी लेती है और कहती है कि ठीक है अब मैंने पी लिया तो तुम पी सकते हो। लेकिन यहाँ पर लू जैसे उसे लेने जाता है मिया उस वाइन के ग्लास को ले लेती है। तो फिर शाह भी कहती है कि देखो तुमने अपनी मर्जी से इस ग्लास को उठाया, मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं पिलाया। फिर यहाँ पर मिया उसे पी लेती है और कहने लगती है कि मैं ये लू को पीने बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्या पता तुमने इसमें जहर मिलाया हो तो अच्छा होगा अगर मुझे कुछ हो जाए, लेकिन मैं लू को नुकसान पहुँचाने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। फिर यहाँ पर मिया के हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं, जहाँ पर लू शाह के ऊपर गुस्सा आने लगता है। शाह कहती है गुस्सा क्यों हो रहे हो, नॉर्मल ड्रग्स तो है, इसमें कौन सी रोने वाली बात है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसे संभाल पाओगे तो तुम दोनों रूम में जा सकते हो। फिर यहाँ पर बामे लू मिया को लेके जाने लगता है और यहाँ पर शाह छान को लेके जाती है। छान उससे पूछता है कि आखिर तुम इतना नौटंकी क्यों करती हो। तो फिर बाद में यहाँ पर शाह से बताने लगती है कि टेंशन मत लो, वो इम्बैलेंस वाले हार्मोनल ड्रग्स नहीं है, वो तो खाली पेट दर्द की दवा है, देखना वो कितनी बार वॉशरूम में भागती है। ये तो सुनकर चांद भी हंसने लगता है। दूसरी यहाँ पर मिया ऐसा एक्टिंग कर रही होती है कि जैसे उसे किसकी बहुत ज़रूरत हो और उसकी बॉडी में बहुत गर्मी लग रही हो। वह यहाँ पर वो लू के बटन्स को ओपन करने लगती है, जहाँ पर लू भी उसे किस करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन जैसे ही लू से किस करने जाता है यहाँ पे मिया के पेट में गड़बड़ शुरू हो जाता है और मिया सीधा वॉशरूम में भाग जाती है। फिर यहाँ पर लू से वॉशरूम में देखने के लिए आ जाता है कि वो ठीक है या फिर नहीं। एंड मिया यहाँ पर वॉशरूम में बैठकर शाह को बहुत ज़्यादा सुना रही होती है। फिर यहाँ पर लू बेचारे को खड़े खड़े वो स्मेल सहन नहीं होता, तो फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर शाह को देखते हैं और छान को देखते हैं जो कि अपने कार में बैठे हुए होते हैं। एंड यहाँ पर शाह के हाथों में होता है उसका मैरिज सर्टिफिकेट। तो फिर वो यहाँ पर उसे देने लगती है और कहती है कि अब तो हम लीगली कपल्स बन चुके हैं, तो अब तो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना ही होगा। जैसे वो यहाँ पर उसे सर्टिफिकेट देती है, छान का कुछ एक्सप्रेशन होता ही नहीं है। फिर यहाँ पर शाह उसे कहने लगती है कि लगता है तुम खुश नहीं हो इस शादी से। तो फिर वो उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। वो उसे कहने लगती है कि तुम चाहो तो मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और हंसकर बोलने लगती है कि मुझे तो लगा था कि तुम एक विलन रहोगे, लेकिन यहाँ पर तुम खुद ही शर्मा रहे हो। फिर यहाँ पर वो लोग उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर छान ड्राइवर को वहाँ से उतरने के लिए बोलता है। एंड जैसे ही ड्राइवर यहाँ पर उतरता है, छान सीधा चला जाता है शाह के फेस के सामने, जहाँ पर अब शाह नर्वस होना शुरू कर देती है। एंड यहाँ पर बाद में वो उसे कहने लगता है कि क्यों, अभी तो तुम बड़ा बोल रही थी, अब तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई। एंड यहाँ पर शाह के मुझसे एक शब्द भी नहीं निकल रहे होते। फिर यहाँ पर वो उसे किस करना शुरू कर देता है। इसके बाद में वो लोग यहाँ पर घर पर आ जाते हैं, जहाँ पे उनके बीच में एक इंटेंस मेकआउट सीन बन रहा होता है। लेकिन यहाँ पर बाद में छान रुक जाता है। शाह को कुछ समझ नहीं आता। छान उसे सॉरी बोलने लगता है और कहता है कि अभी तक हम सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आए हैं, तुम एक वेडिंग नाइट तो अच्छे से डिजर्व करती हो, हम ये सारी चीज़ें को धीरे धीरे लेकर जाएंगे। फिर यहाँ पर बाम ने वो उसे फोरहेड किस करके वहाँ से चला जाता है। दूसरा यहाँ पर जो छान का असिस्टेंट होता है वो उसे कुछ कार एक्सीडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो छान कहता है कि अब इन्वेस्टिगेशन बंद कर दो और मुझे प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स दे दो। दूसरा यहाँ पर छान अपनी लैपटॉप में देख रहा होता है एंड उसके बेडरूम में सीसीटीवी होता है, जहाँ पर वो शाह को सोते हुए देखता है और कहने लगता है कि सामने से तो एकदम विलन जैसी दिखती है, लेकिन कैसे बच्चों जैसे सो रही है वो यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर सुबह हो जाती है, जहाँ पर छान को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। तो वो फटाक से अपने सोफ़ा के पिलो के नीचे से गन निकालने लगता है, लेकिन यहाँ पर होती है शाह। तो फिर वो उस घर को अंदर डाल देता है और वो कुछ ज़्यादा ही घबरा जाता है। यहाँ पर दूसरा शाह से ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर शाह ने सारा का सारा लंच प्रिपेयर किया होता है। फिर यहाँ पर डोर पे कोई आ जाता है, तो फिर शाह उससे कहते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए। छान उसे यहाँ पर कहने लगता है कि मैं उठकर दरवाज़ा खोलने जाऊँ, क्या तुम सीरियस हो।
फिर उसे याद आता है कि हाँ, चांद तो यहाँ पर व्हील चेयर पर ही बैठा होता है। तो फिर वो चली जाती है दरवाज़ा ओपन करने के लिए, जहाँ पर वैंग आ जाता है एंड वैंग उसका असिस्टेंट जैसा होता है। फिर यहाँ पर उसकी एआई सिस्टम उसे बताने लगती है कि यही है वो मर्डरर जो कि चांद का मर्डर करने वाला है। यहाँ पर शाह को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर यहाँ पर वैंग भी शाह को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। इतने में वहाँ पर चांद आ जाता है तो फिर वो वैंग से पूछने लगता है कि आखिर आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ। वैंग यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे मास्टर ने यहाँ पर भेजा है आपके लिए स्पेशली पंपकिन सूप लेकर, और आपका पैर कैसा है। चांद यहाँ पर कहने लगता है कि मेरे पैर में ना कोई इम्प्रूवमेंट है ना कोई खराबी, ये तो वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर जैसे वो सूप देता है तो फिर वो सूप ले लेती है शाओ। इसके बाद में यहाँ पर शाओ बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रही होती है। तो फिर चांद उसे कहता है कि जो है वो तुम बोल सकती हो। शाओ यहाँ पर उसे कहने लगती है कि जैसे मैंने दरवाज़ा खोला वो यहाँ पर हर एक चीज़ को देखकर नोटिस करने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी को भी सारी चीज़ें इन्फॉर्म करनी हो। फिर यहाँ पर वो उसे कहती है कि देखो, मैं किसी पर शक नहीं कर रही, लेकिन कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि कोई तुम्हें हार्म करने की कोशिश कर रहा है। फिर यहाँ पर शाओ का गला वो गुस्से में आकर पकड़ लेता है, जहाँ पर शाओ को गुस्सा आता है और कहती लगती है वो कि जो करना है करो, मरना भी है तो अकेली मरना। यहाँ पे मैं तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ और तुम उल्टा मुझ पर ही शक कर रहे हो। फिर यहाँ से शाओ जाने लगती है। चांद उसे रोकते हुए सॉरी भी कहता है, लेकिन शाओ कह देती है कि ये सेकंड टाइम तुम ऐसा ऐसा कर रहे हो, अब तुम मुझे भूल ही जाना। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हम चांद को देखते हैं जो कि अपने इन्वेस्टिगेटर के साथ में मिला हुआ होता है। यहाँ पर वो इन्वेस्टिगेटर उसे बताने लगता है कि मुझे हाईली डाउट है कि जो कार एक्सीडेंट हुआ था वो लू ने करवाया था। चांद को यहाँ पर कुछ यकीन नहीं होता, तो फिर वो उसे सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ देने लगता है। फिर वो उसे पैसे दे देता है। दूसरा यहाँ पर वो क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, जहाँ पर उसे अपनी बचपन की यादें भी याद आ रही होती है, जहाँ पर सभी के सभी बच्चे उसे बुली कर रहे होते हैं एंड इस चक्कर में वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। दोस्तों यहाँ पर आधी रात को उसके दरवाजे पर कोई आ जाता है, तो फिर शान नींद में उठकर चली जाती है दरवाज़ा ओपन करने के लिए एंड यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसका असिस्टेंट और चांद होता है। असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। फिर शाह यहाँ पर उसे उठाकर अपने रूम में लेकर चली जाती है, जहाँ पर वो उसे हगी किए जा रहा था और उसे छोड़ने का नाम तक नहीं ले रहा था। शाह उसे कहने लगती तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँगी, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे भूखने लगी है। फिर बाद में यहाँ पर दोनों एक दूसरे को हक करते हुए सो जाते हैं एंड यहाँ पर बीच में चांद की नींद खुलती है, जहाँ पर चांद कहने लगता है कि लगता है मैं शाह के ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ये अकेली ट्रस्टेबल पर्सन लगती है। इसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर वो जैसे ही सुबह उठती है उसके हाथ पेन करने लगते हैं। तो उसकी ये सिस्टम उसे कहने लगती है कि अगर 70 kg का आदमी तुम्हारे हाथ पर सर रखकर सोएगा तो तुम्हारा हाथ पेन करेगा ही, लेकिन हाँ तुम आज का मिशन भूलना मत। एंड यहाँ पर आज के मिशन में शाह किडनैप होने वाली थी। शाह कहने लगती है कि मैं भी देखती हूँ कि मैं कैसे किडनैप होती हूँ, मैं आज यहाँ पर पूरा दिन ऐसे घर में बैठे बैठे सोती रहूंगी। दूसरा हम यहाँ पर मियाँ को देखते हैं, जो कि किसी को कॉल लगाकर कह रही होती है कि तुमने अपना काम शुरू किया है नहीं, अच्छे से काम को खत्म करना, अगर बीच में कोई भी बाधा आई तो याद रखना तुम्हारे पैसे मैं डिडक्ट कर दूंगी। फिर इसके बाद में शाह रास्ते पर घूम रही होती है ताकि वो किडनैपर आए और उसे किडनैप करे। फिर फाइनली यहाँ पर किडनैपर आ जाता है, जो कि शाह के नाक के बदले उसके सर के ऊपर फिर लगाता है। तो शाह खुद के हाथ से उस हैंकरचीफ को नीचे अपनी नाक की ओर करती है और बेहोश होने का नाटक करती है। इसके बाद वो सोचने लगती है कि मुझे घसीट कर लेकर जाएगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो फिर वो खुद ब खुद अपने पैर धीरे धीरे चलाने लगती है। इसके बाद में वो उसे वैन में लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं चांद को, जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है एंड यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है उसके असिस्टेंट का, जो उसे सब कुछ बताने लगता है। यहाँ पर वो अपने व्हीलचेयर से खड़ा ही होने वाला था, लेकिन वो वापस से उधर बैठ जाता है और कहता है कि कुछ भी करो उसके लोकेशन का पता लगाओ। दूसरा यहाँ पर गुंडा होता है, जो कि शाह को डराने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हें पता भी है कि हमें तुम्हें किडनैप क्यों किया है। शाह कहती है कोई बात नहीं, अपने आप को इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। यहाँ पर वो गुंडा कहने लगता है कि देखता हूँ मैं भी कि तुम यहाँ से कैसे बच कर जाती हो, क्योंकि हमारी बॉस ने हमसे कहा है अगर हमें अच्छे पैसे चाहिए तो फिर हमें तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। शाह यहाँ पर फिर बाद में हंसने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर मियाँ आ जाती है, जो कहने लगती है कि तुम्हें पूरी चाल नहीं पता है मेरी अभी तक मैं क्या करने वाली हूँ। यहाँ पर शाह हंसते हंसते उसे कहती है कि क्यों अब तुम्हें वॉशरूम नहीं भागना क्या।
मियाँ को गुस्सा आता है और वो उसे कह देता है कि अभी के अभी इसके मुंह पर टेप बांध दो और मुझे भी अच्छे से रेडी कर देना, ताकि अगर लू बचाने को आए तो सारा ब्लेम हम यहाँ पर डाल देंगे शाह के ऊपर, फिर लू को उसके खिलाफ और भी बुरा लगने लगेगा एंड यहाँ पर वो मुझे छुड़ाकर बचाकर ले चला जाएगा। दूसरा यहाँ पर बीच में गुंडा खड़ा होता है तो उसके बाजू में शाह और एक बाजू में मियाँ, दोनों के मुंह पर पट्टी बंदी होती है एंड दोनों के हाथ भी बंधे होते हैं एंड यहाँ पर लू उसे बचाने के लिए आ जाता है, जहाँ पर बेचारी मियाँ रो रो कर उसे अपने आप को बचाने के लिए कह रही थी। यहाँ पर वो गुंडा कहने लगता है कि तुम अपने फर्स्ट लव को चूज करना चाहोगे या फिर अपनी फर्स्ट वाइफ को, दोनों को तुम नहीं बचा सकते, तुम्हारे पास बस एक ही चॉइस है। यहाँ पर शाह कहने लगती है कि इसे बचा लो और वो इशारा करने लगती है मियाँ की तरफ। यहाँ पर बाद में लू कंफ्यूज हो रहा होता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। यहाँ पर बाद में मियाँ रो रो कर कहने लगती है कि मैं तो बस रास्ते से जा रही थी और पीछे से कोई आया और मुझे किडनैप कर यहाँ पर लेकर आया, फिर मेरी नींद खोली तो मैंने यहाँ पर देखा शाह को, जहाँ पर वो मुझे कह रही थी कि देखना लू को आने दो और वो मुझे ही बचाएगा, ये गुंडा भी यहाँ पर शाह के साथ बचा हुआ है, प्लीज़ मुझे बचा लो। फिर यहाँ पर वो रोने का नाटक करने लगती है एंड लू यहाँ पर गुंडे से कह देता है कि हाँ मैं यहाँ पर मियाँ को चूज़ करूँगा, मियाँ को यहाँ से मैं बचा कर लेकर जाऊँगा। फिर यहाँ पर दूसरी ओर शाह सोच रही होती है कि हाँ जल्दी से इसे यहाँ पर से लेकर जाओ, कितना नाटक करती है। यहाँ पर गुंडा तो शाह को धक्का दे देता है, इतने में यहाँ पर चांद आ जाता है जो व्हीलचेयर से भाग कर यहाँ पर शाह को पकड़ लेता है एंड उसे पकड़ करने के चक्कर में यहाँ पर उसकी नीज में सचमुच चोट लग जाती है। फिर एआई सिस्टम यहाँ पर चांद को स्कैन करती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि चांद के नीज में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है और अब वो यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता, उसे जल्द से जल्द हमें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। फिर यहाँ पर शाह उसे उठाकर व्हीलचेयर पर बैठाती है। इतनी ही देर में यहाँ पर मियाँ आ जाती है जो उससे माफ़ी मांगने लगती है। यहाँ पर बाद में शाह चली जाती है मियाँ के पास में और जाती सीधा उसे थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जो करना है मेरे साथ करो, मेरे आसपास के लोगों को हार्म मत पहुंचाओ। यहाँ पर मियाँ फिर भी नाटक कर रही थी तो फिर यहाँ पर लू आता है। शाह यहाँ पर लू को भी धक्का मार देती है और मियाँ से कहने लगती है कि अभी अगर तुमने सारी चीज़ें बंद नहीं की तो फिर याद रखना। साथ ही साथ यहाँ पर मियाँ का हाथ भी मरोड़ने लगती है। यहाँ पर लू उस पर चिल्लाने लगता है और उसके पास आ रहा था। शाह यहाँ पर उसे कह देती है कि एक कदम और यहाँ पे आगे बढ़े तो फिर याद रखना तुम्हारी होने वाली वाइफ का हाथ भी जाएगा, साथ साथ गला भी। फिर यहाँ पर वो मियाँ से कहने लगती है कि खुद ही अपने आप को किडनैप करवाती हो और सारा नाम मुझ पर डालती हो, फिर ऐसा एक्ट करती हो कि जैसे खुद को पता ही ना हो, तुम यहाँ पर विक्टिम कार्ड क्यों हमेशा प्ले करती हो। लू यहाँ पर उसे गुस्सा आने लगता है तो फिर शाह यहाँ पर उसे कहने लगती है कि लगता है तुम्हें तुम्हारी होने वाली फर्स्ट लव पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है, रुको मैं अभी तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। फिर यहाँ पर वो उसे एक फ़ोन पास करती है जिसमें मियाँ के फ़ोटोज़ होते हैं एंड मियाँ यहाँ पर किसी और लड़की के साथ में नाइट स्पेंड कर रही होती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लू देखकर शॉक हो जाता है और शाह उसे कहती है कि तुम इतने बड़े इंसान हो, तुम ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट आराम से कर सकते हो और अगर तुम्हें लग रहा होगा कि झूठ है तो जाकर अपने असिस्टेंट से कह देना कि सब कुछ इन्वेस्टिगेट करे, सब कुछ साफ साफ तुम्हारे सामने आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर शाह उसके बाजू में बैठी होती है तो फिर चांद कहने लगता है कि इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। शाह कहती कि नहीं ज़रूरत तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारा पैर ठीक ही होने लगा था, उसके बाद में मेरी वजह से तुम्हारे पैर पे वापस चोट लग गई, अब तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो फिर चांद कहते कि ठीक है मुझे पानी पीना है एंड यहाँ पर वो उसे पानी देती है तो फिर चांद बोलता है कि कुछ ज़्यादा ही गर्म है तो फिर शाह उसे थोड़ा ठंडा पानी देती है तो चांद बोलता है पानी पीने का मूड चला गया, अब मुझे कुछ खाना है। यहाँ पर शाह उसे कह देती है कि फ़िलहाल अभी तक तुम्हारे पैर ही टूटे हैं, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारा सर भी फोड़ दूँ। यहाँ पर उसके बाद में वो हंसने लगता है और चुपचाप पानी पी लेता है। शाह यहाँ से जाने लगती है तो चांद नाटक करने लगता है कि जैसे उसका पैर पेट और हाथ सब कुछ दुख रहा हो और यहाँ पर बाद में शाह टेंशन में आ जाती है, जहाँ पर शाह की एआई सिस्टम उसे कहने लगती है कि झूठ बोल रहा है वो तुमसे, उसका हाथ पैर कुछ नहीं दुख रहा, उसे सिर्फ और सिर्फ तुमसे किस चाहिए। यहाँ पर शाह से पूछते कि तुमने मुझसे झूठ कहा। चांद कहते कि नहीं मैं तुमसे क्यों झूठ कहूँगा, सचमुच मेरा हाथ पैर और पेट सब कुछ दुख रहा है। यहाँ पर शाह उसके ऊपर बैठती है और कहने लगती है कि सब समझ रही हूँ मैं, तुम्हें तो बस एक किस चाहिए एंड यहाँ पर वो उसे किस कर देती है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर होती है मियाँ और तरलू। लू यहाँ से जा रहा होता है तो फिर मियाँ यहाँ पर उसे पकड़ कर कहने लगती है कि प्लीज़ तुम मुझ पर विश्वास करो, जो तुमने फ़ोटोज़ देखे हैं उसमें मैं सचमुच नहीं हूँ। यहाँ पर जितने भी फ़ोटोज़ है वो सारे के सारे एआई जनरेटेड है और क्या पता उसने फ़ोटोशॉप से ये सब एडिट किया हो, तुम तो मुझ पर इतना भरोसा करते ही हो ना। और रही बात शाह की, तो वो तो स्टार्टिंग से झूठ बोलते आई है, हम तो उसके ऊपर विश्वास कर भी नहीं सकते। यहाँ पर लू उसे कहने लगता है तो अच्छा शाह झूठ कह रही है, तुम यहाँ कहते कि हाँ वो एकदम साफ झूठ कह रही है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। यहाँ पर लू उसे फ़ोटोज़ दिखाने लगता है कि ठीक है
शाओ झूठ बोल रही है, लेकिन क्या मेरा इन्वेस्टिगेटर भी मुझसे झूठ बोलेगा? और ये सारी फोटोज मुझे मेरे कार के डैश कैम में से मिली है। अब तुम क्या कहना चाहोगी? और रही बात तुम्हारी, तो तुम पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम पूरी बदल चुकी हो। यहाँ पर मियाँ से कहने लगते कि बदल चुकी हूँ, लेकिन मैं तो पहले जैसी ही हूँ। ये सब कुछ तुम्हारे ग्रैंडपा की वजह से हो रहा है। उन्होंने मुझे 6 साल पहले ज़बरदस्ती अब्रॉड भेज दिया अकेले रहने के लिए। और तुम्हें क्या लगता है, मैं तभी बहुत छोटी थी। मैं वहाँ पर एक अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में थी, जहाँ पर ना मैं किसी को जानती थी। यहाँ पर तो कोई मेरी मदद भी नहीं करता था। अगर मुझे अब्रॉड नहीं भेजा होता तो मेरी लाइफ इतनी सस्पिशियस नहीं बनी होती। यहाँ पर लू से कहने लगता है, लेकिन तुम तो अपनी मर्जी से अब्रॉड गई थी ना? तो फिर मियाँ चिल्लाते हुए रोते हुए कहने लगती है कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से अब्रॉड नहीं गई थी, मुझे वहाँ पर भेजा गया था। फिर यहाँ से लू चला जाता है, जहाँ पर मियाँ चिल्ला कर शाओ से कहने लगती है कि एक बार तुम मुझसे वापस मिलो, इस बार तो मैं तुम्हें जान से मार ही दूंगी। तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी है, तो तुम अपनी खुद की लाइफ में हैप्पी बिल्कुल भी नहीं रह सकती। इतने में यहाँ पर हम मियाँ को देखते हैं, जो कि कैफे में होती है। यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं, और ये जो होते हैं वो लू के ग्रैंडपा होते हैं। यहाँ पर ग्रैंडपा उसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, तो मैं अब्रॉड से इतने समय बाद आई है वहाँ पर, और मैं तुमसे एक बार में मिलने के लिए नहीं आया। मियाँ यहाँ पर ग्रैंडपा से कहने लगती है कि ग्रैंडपा, आपको प्रिटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रैंडपा यहाँ पर उसे कहने लगते हैं कि आखिर तुमने मुझे याद कैसे किया? ग्रैंडपा के साथ में हम यहाँ पर वैंग को देखते हैं, जो कि ग्रैंडपा का पर्सनल असिस्टेंट होता है। फिर यहाँ पर बाब ने वो उसे कहने लगती है कि आपको पता है, आपका दूसरा बेटा छान वो बहुत जल्दी शादी करने वाला है। ग्रैंडपा कहती कि हाँ, मुझे इस बारे में पता है। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगते कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको ये पता है कि उसकी होने वाली वाइफ कौन है? वो उसका सेकंड हस्बैंड होने वाला है। ये बात सुनकर ग्रैंडपा शॉक हो जाते हैं। तो फिर मैं चाहती हूँ कि आप उस लड़के का मर्डर कर दो। ग्रैंडपा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, और वो कहते हैं कि तुम मर्डर की बात कर सकती हो, मैंने ये सोचा नहीं था। और गुस्से में आकर वो यहाँ से जाने लगते हैं। तो फिर मियाँ उन्हें कहने लगती है कि आपको लगता है कि छान चल नहीं पाता? छान बहुत अच्छे से चल पाता है, वो तो बस एक डिसेबल होने का नाटक कर रहा है। फिर यहाँ पर ग्रैंडपा वैंग को देखने लगते हैं, क्योंकि ग्रैंडपा ही वैंग को हमेशा उसके घर पर सारी चीज़ें चेक करने के लिए भेजा करते हैं। यहाँ पर इसके बाद में हम देखते हैं शाओ को और छान को, जहाँ पर वो लोग लंच कर रहे होते हैं और एकदम लवी डवी कपल जैसे होते हैं। छान यहाँ पर शाओ को तो देख ही जाया था। शाओ कहती कि लंच का टाइम है, खाने पर फोकस करो, मुझ पर नहीं। इतने में यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है उसे ग्रैंडपा का, जहाँ पर बेचारे छान का मूड हैप्पी से सीधा साइड में हो जाता है। एंड यहाँ पर वो उन्हें हाँ कर देता है। फिर वो शाओ को बताने लगता है कि ग्रैंडपा ने हमें अपने घर पे बुलाया है और तुम्हें भी साथ साथ लेकर आने के लिए कहा है। इसके बाद में वो दोनों ग्रैंडपा से मिलने के लिए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे वो आती है, शाओ की एआई सिस्टम उसे बताने लगती है कि सामने जिस ग्रैंडपा को देख रहे हो वही वो इंसान है जिससे तुम्हारे हस्बैंड का मर्डर किया होता है। शाओ को यहाँ पर यकीन नहीं होता। वो कहने लगती है कि मुझे पहले से ही लग रहा था कि आखिर वैंग ने ये मर्डर किसी के भी कहने पर ही किया होगा, लेकिन ग्रैंडपा के कहने पर। ग्रैंडपा ही तो वो इंसान है जिन्होंने छान को अपने घर पर लाया था, तो फिर वो क्यों उसे मानना चाहेंगे? मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं कर पा रही। दूसरा यहाँ पर ग्रैंडपा शाओ के साथ में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ही वो लड़की हो जो कि छान के साथ शादी करने का सोच रही हो। तो मैं तुम्हें क्या देता हूँ कि तुम जैसा सोचती हो वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तुम्हें लगता है कि तुम लू फैमिली के सारे मैन के साथ रहोगी, तुम उनके साथ सारा एक्सपीरियंस लोगी, लेकिन नहीं, मुझे ऐसी लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर छान कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन यहाँ पर ग्रैंडपा उसे चुप करवा देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम जैसी लड़कियाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम जैसी लड़कियाँ मेरी फैमिली में एंट्री भी नहीं कर सकती, और ये चीज़ को मैं मेक श्योर करके रहूँगा। छान यहाँ पर कहने लगता है कि ग्रैंडपा जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और रही शादी की बात तो हम दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ऑलरेडी ले लिया है। ये बात सुनकर उसे ग्रैंडपा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगते हैं कि हेड ऑफ द फैमिली मैं हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम आजकल बिजनेस क्या संभालने लगे हो तो हेड ऑफ द फैमिली तुम बन गए हो? इन सब चीज़ों के पहले तुम्हें मेरी परमिशन लेनी चाहिए। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें अडॉप्ट करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तब तो मुझे नहीं लगता था कि तुम इतना बड़ा बनने की कोशिश करोगे, लेकिन अब। एंड यहाँ से वो गुस्से में उन्हें जाने के लिए कह देते हैं, जहाँ पर गुस्से में आकर वो तो उनके ऊपर बाउल भी फेंक देते हैं। यहाँ पर छान को भी बहुत गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो शाओ को कहता है कि अभी हम यहाँ से चलना चाहिए। एंड वहाँ से दोनों फिर बाद में जाने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट से कहता है कि देखा उन दोनों को कैसे चिपके हुए थे, अब हमारे पास प्रूफ आ गया है, तो फिर एक काम करो, टाइम अब आ चुका है,
छान के साथ साथ उस लड़की को भी मार दो और उन दोनों का मर्डर कर दो और ऐसा दिखाना कि जैसे ये मर्डर है, यानी कि सुसाइड। लेकिन यहाँ पर वो असिस्टेंट कहने लगता है लास्ट टाइम का जो कार एक्सीडेंट हुआ था वो तो बच चुके थे। तो फिर वो उसका ग्रैंडपा कहने लगता है तुम टेंशन मत लो, लास्ट टाइम हमसे भूल चूक हो गई होगी लेकिन इस बार नहीं। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग कार में बैठे होते हैं जहाँ पर छान बहुत टेंशन में होता है। शान यहाँ पर उसे कहने लगती है कि देखो मुझे ये कार एक्सीडेंट वाली बात को निकालना नहीं है, लेकिन बस मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है जिसने भी तुम्हारा कार एक्सीडेंट करवाया है वो बहुत ही स्ट्रांग इंसान है और मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि वापस कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है। छान यहाँ पर उसे चुप रहने के लिए कहता है और बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है। शाह यहाँ पर समझ जाती है कि उसे पता चल चुका है कि उसे कार एक्सीडेंट के पीछे कोई और नहीं बल्कि उससे ग्रैंडपा ही होता है। और वो उससे पूछने लगती है कि अगर तुम्हें पहले से ये सब कुछ पता है तो फिर आज तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो फिर छान उसे कहने लगता है कि बचपन में उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। ये चीज़ सच है कि उन्होंने मेरा कार एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया था, लेकिन मैं मानना चाहता हूँ कि मैं अभी भी एक गलत फैमिली में हूँ जहाँ पर मैं खुद को गलत साबित करना चाहता हूँ कि मेरे ग्रैंडपा ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। शाह यहाँ पर उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, बचपन से लेके अब तक तुम उनके साथ रहे हो तो ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि कोई अपना ही तुम्हारा मर्डर करना चाहता है। लेकिन उन्होंने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है और मैं नहीं चाहती कि तुम इस दुनिया से चले जाओ, क्योंकि तुम भी सफ़र कर रहे हो तो फिर तुम्हें उनके अगेंस्ट फाइट करना ही होगा। और रही बात मेरी तो मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। फिर यहाँ पर छान को वो कंसोल करने लगती है, लेकिन अचानक से यहाँ पर ड्राइवर बड़ी तेज़ी से ब्रेक मारता है और वो कहने लगता है कि आसपास कई सारी कार्स आ गई है जिन्होंने हमें कैप्चर कर लिया है और यहाँ से भागने का कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा। छान उसे कह देता है कि तुम ड्राइवर के साथ अंदर ही बैठी रहो और जैसे ही रास्ता मिले ड्राइवर को ड्राइव करने के लिए कहना और सीधा घर क्यों निकल जाना। लेकिन यहाँ पर शाह उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हें याद नहीं है लास्ट टाइम मैंने कैसे तुम्हारी जान बचाई थी और मैं तुमसे भी ज़्यादा अच्छी हूँ इन सब चीज़ों में। फिर इसके बाद में वो दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं एंड सभी गुंडों से फाइट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सभी गुंडे वापस की तरह एक बार फिर से वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद में वो लोग अपने घर पर वापस आ जाते हैं जहाँ पर छान के हाथों में कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा होता है। शाह यहाँ पर उसे कहने लगती है कि ये है तुम्हारा सीक्रेट कमरा, आखिर और कितने सीक्रेट कमरे तुमने बना के रखे हैं। तो फिर छान उसे कहने लगता है कि उस कार इंसिडेंट से मैं सब कुछ सीख चुका हूँ कि मेरे दुश्मन कई ज़्यादा हो सकते हैं, तो मुझे एक सीक्रेट प्लेस तो चाहिए ना छुपने के लिए। शाह यहाँ पर उसे कब्र उतारने के लिए कहती है तो छान उसे पूरी नज़रों से देखने लगता है। शाह कहती है कि मेडिसिन लगाने के लिए कपड़े उतारने के लिए कह रही हो। फिर वो मेडिसिन बॉक्स लेने के लिए चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे शर्टलेस देखती है जहाँ पर वो उसकी बॉडी की ओर देखती रहती है। फिर जैसे वो वहाँ पर बैठती है छान उसे पूछने लगता है कि तुम्हारा क्या कहना है। शाह बोलती है किस बारे में। छान कहता है कि मेरी बॉडी के बारे में। शाह कहती है कि चुप रहो, ये एक सीरियस सिचुएशन है। फिर छान उसे कहता है कि तुमने तो मुझे फर्स्ट एड दिया ही नहीं। एंड यहाँ पर बाद में वो अपना फर्स्ट एड किस लेने लगता है। फिर बाद में वो लोग साथ में बैठ जाते हैं जहाँ पर वो लोग एकदम डीप टॉक्स कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर छान अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में उसे बताने लगता है जहाँ पर वो कहता है कि मैं इकलौता था, मेरे मॉम डैड इस दुनिया में नहीं थे और मैं इतना गरीब हुआ करता था कि मुझे ट्रैश कैन में से निकाल कर चीज़ों को खाना पड़ता था और यहाँ पे सभी अमीर बच्चों के लोग मुझे बुली किया करते थे। लेकिन मेरे ग्रैंडपा ही थे जिन्होंने मुझे अपने घर लाया और मुझे सेवा की और मुझे सारी चीज़ें प्रोवाइड की। तो फिर वो मुझे ऐसा करेंगे मुझे अभी तक एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर वो उसे कहने लगती कि टेंशन मत लो, अब मैं आ चुकी हूँ ना, तो जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें सपोर्ट ही करती रहूँगी। छान यहाँ पर हंसते हुए उसके हाथों पर किस करता है जहाँ पर उसके हाथों में वो हर बार किस करता है क्योंकि वहाँ पर एक दिल होता है। और उससे वो कहने लगता है कि नेक्स्ट लाइफ में भी अगर तुम वापस से बॉर्न होगी तो फिर मैं चाहता हूँ कि यही दिल तुम्हारे इसी हाथों में हो ताकि मैं तुम्हें पहचान लूँ और एक बार फिर से हम हस्बैंड वाइफ बन जाए। यहाँ पर शाह मन में बोलने लगती है कि मैं तो खाली मिशन कंप्लीट करने आई हूँ, मिशन जैसे ही खत्म हो जाएगा ये बॉडी खुद ब खुद शायद से गायब हो जाएगी और नेक्स्ट लाइफ में तो क्या मैं कोई भी 7 जन्मों के बाद भी इसे नहीं मिल पाऊंगी। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग डोर ओपन की आवाज़ सुनने लगते हैं। फिर वो लोग बाहर चले जाते हैं जहाँ पर उसका ग्रैंडपा आया होता है वैंग के साथ में और एक और मास्क वाले इंसान के साथ में, जहाँ पर उसके ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि छान सब कुछ समझ चुका है और छान उसे कहने लगता है कि टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी चाल को बहुत पहले से ही जानता हूँ। और रही ग्रैंडपा और एक ग्रैंडसन के बीच का लव, तो मैं तो उसमें यकीन बिल्कुल नहीं करता।
फिर यहाँ पर वो ग्रैंडपा वाइन की ओर इशारा करते हैं, जहाँ पर वह वाइन के ग्लास को निकालता है और उसके अंदर वाइन डालने लगता है। एंड यहाँ पर ग्रैंडपा चांद से कहने लगते हैं कि तुम जैसे लोगों से मैं बहुत डरता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड की और मैं तुम्हें अपना प्रोटेक्शन बनाना चाहता था, लेकिन मुझे समझ आने लगा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं बल्कि एक दिन सचमुच मार दोगे, जिस वजह से या तो मैं तुम्हारे हाथों मर जाऊँ या फिर मैं तुम्हें खुद ब खुद ही मार दूँ। अच्छा होता अगर मैंने तुम्हें उस सड़क से नहीं उठाया होता और तुम्हें वहीं पर मरने दिया होता। चान यहाँ पर कहने लगता है कि लगता है आपको मुझको लेकर कुछ ज़्यादा ही मिसअंडरस्टैंडिंग है। ग्रैंडपा यहाँ पर कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, ये दोनों ग्लास की वाइन देख रहे हो, इनमें से एक के अंदर पॉइजन है, तुम और तुम्हारी वाइफ एक एक ग्लास उठाकर पियोगे, तुम में से जो भी बच जाएगा वो जिंदा रह जाएगा, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम में से जिंदा रहने वाले की लाइफ में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करूँगा। चान यहाँ पर कहने लगता है कि ये सारी चीज़ें आपकी और मेरे बीच में, हम यहाँ पर मेरी वाइफ शाह को बीच में नहीं ला सकते। ग्रैंडपा यहाँ पर कहने लगते हैं कि मैंने किसी को ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया इस चीज़ के बारे में और मैं अपनी बातों से पीछे बिल्कुल नहीं हटता, और याद रखना मेरे पर कोई ट्रिक आजमाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना दोनों के दोनों मारे जाओगे। दूसरा शाह यहाँ पर अपनी एआई सिस्टम से पूछने लगती है, ज़रा इन दोनों ग्लासेस को स्कैन करना और मुझे बताना कि किस में पॉइजन है। यहाँ पर उसकी एआई सिस्टम उसे बताने लगती है कि ये ओल्ड मैन तो तुमसे झूठ कह रहा है, एक ग्लास में नहीं बल्कि दोनों ही ग्लास में पॉइजन है। शाह यहाँ पर कहने लगती है कि मुझे पहले से ही पता था, ये ओल्ड मैन ऐसा इंसान है जहाँ पर वो छोटे से चूहे को भी नहीं छोड़ सकता। शाह यहाँ पर अपनी एआई सिस्टम से पूछती है कि क्या इसका कोई एंटीडोट है, तो एआई सिस्टम कहते हैं कि नहीं, इस प्लैनेट के ह्यूमंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए है। अगर तुम यहाँ पर मर जाओगी तो तुम अपने स्पेस रिसर्च में वापस जा सकती हो और दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकती हो। यहाँ पर चान उस वाइन को लेने तो जाता है, लेकिन शाह बीच में आकर दोनों वाइन को पी लेती है। इसके बाद में यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है, जहाँ पर चान अपने ग्रैंडपा से एंटीडोट मांगने लगता है, लेकिन ग्रैंडपा उसे साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि एंटीडोट, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इसकी जान बचाना चाहूँगा, मर रही है तो मरने दो। देखा, एक बार फिर से मैंने तुम्हें ये प्रूव कर दिया है कि बचपन से लेके तुम कितने भी बड़े या बूढ़े क्यों ना हो जाओ, तुम तुम्हारी लाइफ में अकेले ही रहोगे और तुम्हें प्यार करने वाला कोई भी इस दुनिया में नहीं रहने वाला। इतने में यहाँ पर कई सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि चान के साइड से होते हैं, और यहाँ पर वो वैंग और ग्रैंडपा उन सभी लोगों को पकड़ कर रख देते हैं। यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर शाह की आंखें बंद हो जाती है एंड वो वहीं के वहीं मर जाती है, जहाँ पर उसका ट्रांसफ़र उसके स्पेस रिसर्च वाले सेंटर में हो जाता है। तो फिर यहाँ पर वो अपनी एआई सिस्टम कैट को कहने लगती है कि ठीक है, अब मुझे उस बॉडी में वापस डाल दो, क्योंकि पॉइजन तो उतर ही गया होगा ना। वो कैट कहने लगती कि नहीं, लगता है तुमने आगे की स्क्रिप्ट को पढ़ा ही नहीं है। यहाँ पर ये फीमेल लीड यही कहीं मर जाती है, जहाँ पर वो अपने प्यार को अपने हस्बैंड के लिए डिवोट कर देती है और उसकी जान हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। शाह को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता। शाह उसे कहने लगती है, लेकिन मैं फिर भी उस बॉडी में वापस जा सकती हूँ। एआई सिस्टम उसे कहने लगती कि नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो मर चुकी है और यही उसकी एंडिंग थी। शाह यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है कि कोई और रास्ता नहीं है कि मैं उस अर्थ पर थोड़ा और टाइम रह सकूं और टाइम को थोड़ा बढ़ा सकूं। तो कैट कहती कि हाँ, ऐसा रास्ता तो है ज़रूर, लेकिन तुम्हारे पावर्स तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे और तुम्हें ऐसे ही वहाँ पर सर्वाइव करना होगा। तो फिर शाह यहाँ पर फटाक से मान जाती है। इसके बाद में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर छान और उसका असिस्टेंट बाहर खड़े होकर वेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर छान रो रहा होता है और उसका असिस्टेंट उसे कंसोल कर रहा होता है कि हमने हर जगह इसकी दवाई का एंटीडोट पूछने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर सभी लोगों ने ना कह दिया और कहा कि ये ऐसा पॉइजन है जिसका एंटीडोट आज तक नहीं बना है और ना ही कभी फ्यूचर में बन पाएगा। तो आपको भी होप्स छोड़ देने चाहिए। एटलीस्ट वो ये तो नहीं चाहती होंगी ना कि आप आज के दिन रोए और उन्हें रोते रोते अलविदा करें। तो इससे अच्छा हो कि आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले। इसके बाद में यहाँ पर हम शाह को देखते हैं, जहाँ पर उसे धीरे धीरे होश आने लगता है और ये चीज़ चांद देखकर फटाक से अंदर चला जाता है, जहाँ पर जाते हुए उसे हक करने लगता है। तो फिर शाह का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या मैं अगली दिख रही हूँ। यहाँ पर चांद उसे हंसते हुए कहता है कि नहीं, तुम अभी भी पहले जैसी एकदम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। शाह यहाँ पर उसे कहने वाली है कि मैं बहुत जल्दी ही मरने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पर वो उसे ये चीज़ कह नहीं पाती। इसके बाद में वो लोग यहाँ पर टेरेस पर चले जाते हैं, जहाँ पर शाह एपिसोड के स्टार्टिंग में जो ड्रेस पहनी होती है वेडिंग वाली, वही पहनी हुई थी और यहाँ पर चांद उसके साथ में था। शाह यहाँ पर उसे कहने लगती है कि नेक्स्ट लाइफ में मैं तुम्हारी ये वाइफ बनना चाहती हूँ। चांद उसे कहने लगता है कि नेक्स्ट लाइफ और ये लाइफ हम हमेशा एक साथ में रहेंगे। फिर यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करने के लिए कहती है, जहाँ पर वो लोग स्टील और स्टैम्प वाला प्रॉमिस करने
लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर शाओ को खांसी आने लगती है, जहाँ पर उसके मुंह से खून आने लगता है। तो फिर यहाँ पर चान की आंखों में से आंसू आने लगते हैं और शाओ से कहने लगती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम इस तरह से डर कर जाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छी लाइफ जियो। फिर यहाँ पर चान उसे प्रॉमिस करने लगता है। शाओ कहने लगती कि अब तक तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया है। तो फिर यहाँ पर चान एक एक करके शादी के जो विजुअल्स होते हैं और प्रॉमिसेस होते हैं वो कहने लगता है कि रिच हो या पुअर, या फिर मैं सैड रहूँ या हैप्पी, मैं हमेशा इस लाइफ में और आने वाले हर एक लाइफ में तुम्हारा साथ दूंगा। तो क्या तुम मेरे साथ शादी करने के लिए रेडी हो और मेरी वाइफ बनने के लिए? एंड यहाँ पर शाओ उसे हाँ कह देती है और हाँ कहती ही शाओ की लाइफ चली जाती है। एंड यहाँ पर शाओ ट्रांसफ़र हो जाती है अपने सेंट्रल वाले वर्ल्ड में। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर चान कर क्या रहा है। एंड यहाँ पर उसे उसका विजुअलाइजेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर चान उसके हाथों पर उसी तिल के वहाँ पर उसे किस कर रहा होता है। इसके बाद में यहाँ पर शाओ का न्यू मिशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर शाओ जैसी आंखें खोलती है उसके सामने होता है लियो। एंड यहाँ पर शाओ शॉक हो जाती है क्योंकि वो एकदम छोटे छोटे कपड़ों में बैठी होती है और सोचने लगती है ये तो लास्ट टाइम से भी ज़्यादा बुरा कैरेक्टर है। फिर यहाँ पर उसकी एआई सिस्टम एक एक करके उसे उसके टास्क को बताने लगती है। एंड उसका मेन टास्क होता है कि उसकी फैमिली को ब्रेक डाउन नहीं करना है एंड उसकी फैमिली को उसे सपोर्ट करके रहना है ताकि उसकी फैमिली बैंक ना हो जाए। फिर हमें यहाँ पर आगे का सीन बताया जाता है जहाँ पर उसके सामने वाला लियो ही उसे एक केज में बंद करता है एंड वहीं पर वो आग लगा देता है। शाओ यहाँ पर डरने लगती है और कहती है कि जो इंसान मेरे सामने है वही मुझे मारने वाला है। तो वो ऐसे सिस्टम कह देते कि हाँ यही तुम्हारी अगली मिशन और अगली स्क्रिप्ट होने वाली है। दूसरा यहाँ पर लियो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं तो इसे जान से मार कर रहूँगा। एंड यहाँ पर शाओ अपने सेकंड वाले मेट को वहाँ से निकाल देती है। वो मेट उसे कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जॉब से मत निकालिए। शाओ कहने लगती है कि एक और शब्द बोले तो आगे की पेमेंट मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी, इससे अच्छा है कि तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर वो सोचने लगती है कि ये दिखने में इतना बुरा तो नहीं लगता, तो फिर यहाँ पर ये सारे काम क्यों कर रहा है। तो उसकी ऐसे से मुझसे बताने लगती है कि इसकी मम्मा जो है वो टर्मिनेटली बहुत इल है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके सर्जरी के लिए इसे पैसे चाहिए होते हैं। तो पास्ट लाइफ में ये होता है कि जिसकी बॉडी में तुम हो वो लड़की बहुत बुरी होती है और वो उसे पेमेंट भी नहीं देती, जिस वजह से यहाँ पर ये लड़का ग्रज उसको होल्ड करता है। एंड यहाँ पर एक दिन आकर वो उस लड़की को मार देता है। फिर बाद में वो एआई सिस्टम से उसकी मम्मा का करंट वाला इंसिडेंट पूछती है तो वो बताने लगती है कि उसकी मॉम के पास जीने के लिए शायद से 2-3 दिन रहेंगे, क्योंकि उसकी मॉम ने खुद ब खुद मेडिसिन नहीं लिए क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके बेटे पर पैसों का ज़्यादा लोड है। इस वजह से वो खुद ब खुद यहाँ पर सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। फिर यहाँ पर शाओ से 1 मिलियन का कार्ड देती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो उससे पूछने लगता है कि आखिर आप इतने पैसे मुझे क्यों दे रही हो। शाह यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं जो मुझसे सवाल पूछते, पैसे दिए इसे लो और यहाँ से चले जाओ। फिर मैं लियो यहाँ पर मन में सोचने लगता है कि आखिर इसका इरादा क्या है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में लियो यहाँ पर हॉस्पिटल में चला जाता है अपनी मम्मा से मिलने के लिए। यहाँ पर उसकी मम्मा उसे कहने लगती है कि तुमने कहा कि इतने सारे पैसे तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड ने दिए, क्या ये बात सच है? लियो कहने लगता है कि हाँ मम्मा, मुझ पर भरोसा करो, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे उधार दिए हैं, जैसे मेरे पास पैसे आएंगे धीरे धीरे करके मैं उसे लौटाता रहूँगा। उसकी मॉम यहाँ पर उसे कहने लगती है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, चलो ज़रा मुझे उसका नाम बताओ और वो लड़की है या फिर लड़का, पहले तो मुझे ये बताओ। लियो यहाँ पर अपनी मम्मा को कुछ कहता नहीं है और कहता है कि आप ये एप्पल खाओ और यहाँ पर क्वेश्चंस करना मुझे बंद कर दो। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं शाओ को, जो कि चश्मा लगाकर यहाँ पर उसे देखने आ गई होती है। उसे लग रहा होता है कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पर लियो उसे देखकर पहचान जाता है। फिर वह बाहर आता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर आप क्या यहाँ पर कर रही हो। शाओ कहने लगती है कि मैं तो यहाँ पर वॉक लेने के लिए आई हूँ। लियो उसे कहता है कि वॉक, और वो भी हॉस्पिटल में। देखिए मैम, मुझे आपका पर्पस नहीं पता कि आप क्या सोचकर यहाँ पर आई हो, लेकिन मैं आपको मेरी मम्मा के करीब बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। शाओ को यहाँ पर सोचने लगती कि न जाने मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा होगा। दूसरा यहाँ पर लियो उसे उसका कार्ड वापस करता है और कहने लगता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 लाख की ज़रूरत थी, तो फिर मैंने इससे अपनी मम्मा का बिल्स पे कर दिया है। यहाँ पर बाकी के पैसे इसी कार्ड में है और धीरे धीरे कर मैं आपको सारी चीज़ें लौटा दूंगा जो भी मैं आपको ओन करता हूँ। शाओ कहने लगती कि कौन सी चीज़ तुम मुझे ओन करते हो, और रही बात इन पैसों की तो तुम अपने पास ही रखो, ये पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं
और तुम मेरे यहाँ पर काम करते हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे कपड़े ना पहनो, तुम ढंग के कपड़े पहनो, तो ये पैसे कपड़े लेने में इस्तेमाल कर लो। और रही बात पैसों की, तो तुम्हें मुझे पैसे देने की वापस ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसों की कमी है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर इतनी में शीन आ जाती है जो शाह से कहने लगती है कि तुम हमेशा पैसों को लेकर बेचारे लियो को ह्यूमिलेट क्यों करती रहती हो। तो फिर शाह यहाँ पर कहने लगती है मैंने कहा इसे पैसों से ह्यूमिलेट किया। तो फिर यहाँ पर शीन पूछने लगती है लियो से, और लियो कहता है कि नहीं, तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। शीन यहाँ पर कहने लगती है तुम इस लड़की को उसके पैसे वापस दे सकते हो, हमें उसके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए पैसे लेकर आई हूँ ताकि मैं तुम्हारी मॉम को कुछ हेल्प कर सकूँ। एंड यहाँ पर वो उसे 5000 देने लगती है। तो फिर वो पैसे शाह ले लेती है और काउंट करने लगती है और कहती है कि 5000, तुम्हें लगता है कि इतने पैसों में इसका पूरा हॉस्पिटल भी पे हो जाएगा? और अगर तुम्हारे पास घर पे 5,50,000 रखे हुए तो ये 5000 क्यों लेकर आई हो? यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो तो ठीक ही रहेगा, तुम तो अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट हो ना, इस वजह से तुम्हारे पास बहुत पैसा है। शाह यहाँ पर शीन को फायर बैक करती है और कहने लगती है कि हाँ सही कहा, मेरी फैमिली बहुत अमीर है इसलिए मेरे पास पैसा है, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम तो गरीब नहीं हो। तुम्हारे हाथों में मैं एक अच्छा सा डायमंड का ब्रेसलेट देख सकती हूँ, वो कुछ 20 मिलियन से कम का नहीं होगा, क्यों ना तुम इसे बेच दो और सारे के बिल के पैसे वापस ला दो। तो फिर शीन बोलने लगती है कि झूठ बोलना बंद करो, ये तो बस एक मामूली ब्रेसलेट है। शाह कहते कि हाँ, अब तो तुम यही कहोगी ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। फिर बाद में शीन यहाँ पर कहने लगती है कि मुझे नहीं पता कि इस ब्रेसलेट का वर्थ 20 मिलियन है, क्योंकि ये मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने दिया है। शाह बोलती कि ठीक है बेच दो ना और पैसे ला दो, लेकिन यहाँ पर वो उसे सेल करने से मना कर देती है और कहने लगती है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे स्पेशली गिफ्ट किया है, अगर मैं इसे बेच दूंगी तो उसे बुरा लग जाएगा। शाह बोलती कि अच्छा, लगता है तुम्हारी मदर इन लॉ की लाइफ से भी ज़्यादा प्यारा तुम्हें ये ब्रेसलेट है। तो फिर यहाँ पर वो कहने लगती है लियो से कि ठीक है, मैं अपने फ्रेंड से कॉल कर पूछ लेती हूँ कि क्या मैं इसे सेल कर सकती हूँ या फिर नहीं, क्योंकि उसे भी बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लियो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। फिर बाद में यहाँ पर वो कहने लगती है कि देखा, लियो को पैसे की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हें बता देती हूँ कि पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जाता। तुम जिस पैसों को लेकर घमंड करती हो वो पैसे तुम्हारे भी नहीं है, तुम्हारे फैमिली के है। शाह यहाँ पर कहने लगती है कि हूँ मैं घमंडी, मेरे पैसे नहीं तो मेरे फैमिली के पैसे तो है और वो फैमिली मेरी है। एंड यहाँ पर वो शीन के करीब जाने लगती है, जहाँ पर शीन जानबूझकर ऐसा नाटक करती है कि जैसे शाह ने उसे धक्का दिया हो। फिर पीछे से यहाँ पर जी आ जाता है एंड यहाँ पर शाह की AI सिस्टम उसे जी के बारे में बताने लगती है कि जी जो है वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही फियांसे है। यहाँ पर शाह बाद में जी से कहती है कि तुम यहाँ पर भी आ गए और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने किसी और वुमन की साइड लोगे? ये बात अच्छी है। उसकी यहाँ पर AI सिस्टम उसे और इन्फॉर्मेशन देने लगती है कि भले ही तुम्हारा फियांसे हो लेकिन ये तुमसे प्यार नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी और तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हारे साथ में है। यहाँ पर जी उसे कहने लगता है कि देखो, भले तुम्हारी फैमिली का इतना बड़ा बिजनेस है, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे है, लेकिन तुम्हें ऐसे किसी और को बुली नहीं करना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। शाह यहाँ पर उसे कहने लगती है कि अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे कैसे बिहेव करना है। और रही बात मेरे बिहेवियर की, तो फिर मैं यहाँ पर इसके हाथों में एक ब्रेसलेट देख रही हूँ, जो ब्रेसलेट मुझे मेरे डैड ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था, तो ये ब्रेसलेट इसके हाथों में क्या कर रहा है? जी यहाँ पर उसे कहने लगता है कि मुझे क्या पता, हो सकता है इसका ब्रेसलेट फेक हो। शाह यहाँ पर उसे कहने लगती है कि तुम्हें पता ही होगा, मैं जो कुछ भी पहनती हूँ उसमें मेरा नाम तो लिखा ही होता है, तो अगर मैं इस ब्रेसलेट को चेक करना चाहूँ तो मैं चेक कर सकती हूँ। और मैंने कहीं तो सुना है कि तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो। जी यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि ये सारे रूमर्स तुम्हें कौन फैला रहा है, क्योंकि मैं इसे नहीं जानता, मैं तो अभी अभी इसे देख रहा हूँ। यहाँ पर बाद में शीन कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, ये एक फ्री ब्रेसलेट है जो मैंने खुद ब खुद लिया है। तो फिर शाह यहाँ पर कहने लगती है कि फेक हो जाए रियल, मैं नहीं चाहती कि तुम वो दिखने वाली सेम चीज़ पहनो जो मेरे पास है, क्योंकि मुझे बहुत ह्यूमिलेटिंग फील होता है। यहाँ पर वो अपने घर पर बैठकर लियो की ओर देखकर सोच रही होती है कि अब तो मैंने इसकी मम्मा की हेल्प कर दी है, तो क्या अभी भी ये मुझे मारना चाहता है? उसकी ऐसे बोलती कि नहीं, इसका जो हार्ट रेट है वो 70% ड्रॉप हो गया है, तो चांसेस बहुत कम है। शाह यहाँ पर लियो से कह देती है कि अब से तुम्हें काम पर आने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन लियो कहता है कि नहीं, तुमने मुझे मेरी मम्मा का हॉस्पिटल बिल पे करने में हेल्प की है, तो फिर मैं 1 मंथ तक यहाँ पर तुम्हारा काम करता रहूँगा। इसके बाद में यहाँ पर वो अकेली बैठी होती है और सोचने लगती है कि भले उसने हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया हो, लेकिन अभी भी उसकी मम्मा को मेडिसिन की ज़रूरत है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। अगर मैं उसे पैसे दूंगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो अपनी AI सिस्टम से कहती है और पूछने लगती है कि ज़रा मुझे बताना ऐसा मैं क्या करूँ जो ये पैसों को एक्सेप्ट कर ले। फिर यहाँ पर उसकी AI उसे बताने
कि देखो लियो जो है वो एकदम हाई स्टैंडर्ड वाला लड़का है, तो फिर क्यों ना तुम उससे काम करवाओ और उसके बदले में उसे पैसे दो, तो फिर वो उन पैसों को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन तुम फ्री में उसे पैसे दोगी तो वो चीज़ वो बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर शाओ उसे अपने कमरे में बुलाती है और उसे एक बुक रीड करने के लिए कहती है और कहती है कि अगर इस बुक को तुम रीड करोगे तो फिर मैं तुम्हें 50,000 रुपीज़ दूंगी। यहाँ पर बाद में लियो उस बुक को रीड करना शुरू कर देता है, जहाँ पे वो बुक जो होती है वो एकदम एरोटिक वाली बुक होती है जिसमें बहुत फैंटेसाइजिंग वाली चीज़ें लिखी होती है। एंड यहाँ पर वो सारी चीज़ें सुनते सुनते बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो फिर वो वहाँ से उसे भेज देती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है जहाँ पर वो उसे केक खाने के लिए बोलती है, तो फिर वो उसकी उंगलियों से उस केक को लिक कर देता है एंड यहाँ पर वो खड़ा होकर उसे किस भी कर देता है। फिर उसे कॉल आ जाता है डीजी का, तो फिर यहाँ पर वो उसे एक दिन की छुट्टी मांगकर दूसरी ओर चला जाता है जहाँ पर कई सारे गुंडे डेजी का पीछा कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर वो उन गुंडों के साथ लड़ने झगड़ने लगता है। यहाँ पर हमें शीन दिखती है और हमें पता चलता है कि ये सारी चाल शीन की ही होती है। दूसरा यहाँ पर आ जाती है शाओ, जो कि यहाँ पर एकदम पहले की तरीके से वहाँ पर लियो को बचाती है, जिस तरीके से उसने छान को उस गुंडों से बचाया था। फिर यहाँ पर वह सभी गुंडों को मारने लगती है। इतने में यहाँ पर आ जाती है शीन, जो कि उसे माफ़ी मांगने लगती है। शाओ यहाँ पर पूछती है कि क्यों, तुम्हें नहीं पता कि इन गुंडों को किसने यहाँ पर भेजा है। शीन कहने लगती है कि बिन मतलब का मुझ पर इल्ज़ाम लगाना बंद कर दो। शाओ कहते हैं कि बहुत जल्दी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद में शाओ और लियो यहाँ पर घर पर होते हैं, तो फिर यहाँ पर लियो उसके कमरे में आ जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर सुनना है। फिर वो उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम यहाँ पर देखते हैं शीन को और जी को, जहाँ पर शीन उसे कह रही होती है कि कब तुम उस लड़की से शादी करोगे और प्रॉपर्टी को हड़पोगे। जी यहाँ पर कहने लगता है कि टेंशन मत लो, बहुत जल्दी मैं इस मिशन पर काबिल हो जाऊँगा। इसके बाद में यहाँ पर वो घर पर जाता है, तो फिर वो शाओ को और लियो को साथ में लंच करते हुए देखता है और यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि तुम मुझे बिट्रे कर रही हो। शाओ यहाँ पर उसे कहने लगती है कि कौन सा बिट्रेयल, तुम तो मेरे बस फियांसे हो और ज़्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ पर वो जो है वो लियो को डॉग बुला लेता है। शाओ को गुस्सा आता है एंड शाओ यहाँ पर जी को थप्पड़ मार देती है। एंड कुछ ही देर में यहाँ पर शाओ के मामा दादा आ जाते हैं, जहाँ पर वो अपने मॉम डैड को कहने लगती है कि ये मैनेजर कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा है। फिर उसके मॉम डैड यहाँ पर उस मैनेजर जी को चिल्लाने लगते हैं। शीन और जी यहाँ पर खड़े होकर प्लानिंग कर रहे होते हैं कि किस तरीके से वो लोग उनकी प्रॉपर्टी को हड़पेंगे। तो फिर यहाँ पर शीन उसे कहने लगती है कि क्यों ना हम उन दोनों को एक ही रूम में डाल दे और रिपोर्टर्स को बुला दे। लेकिन यहाँ पर सीन बहुत जल्दी से स्किप हो जाता है, जहाँ पर उस रूम में उन दोनों के बदले यहाँ पर जी और शीन ही होते हैं और सभी रिपोर्टर्स यहाँ पर उनकी फ़ोटोज़ खींचने लगते हैं। इसके बाद में लियो और तो शाओ घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर लियो से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगता है और कहता है कि मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। शाओ कहते हैं कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या कह रहे हो। लियो कहता है कि हाँ, मुझे पहले लगता था कि तुम बहुत घमंडी रूड रहोगी और अपने पैसों का दिखावा करोगी, लेकिन तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। तुम हर अलग वे में मेरी हेल्प करना चाहती थी और तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इसके बाद में हम यहाँ पर बहुत स्पाइस्ड अप वाला सीन देखते हैं, जहाँ पर वो लोग एक नाइट साथ में स्पेंड करते हैं। इसके बाद में मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर शाओ वेट कर रही होती है कि लियो उसे आई लव यू बोलेगा, लेकिन वो उसे कहता ही नहीं। तो शाओ कहते कि छोड़ो जाने दो एंड यहाँ पर लियो उसे किस कर देता है। शाम के टाइम यहाँ पर शाओ कहीं तो जा रही होती है, तो फिर वहाँ पर जी आ जाता है, जो कि उसके ऊपर कांच का ग्लास फेंक कर मारने वाला था। लेकिन यहाँ पर लियो बीच में आ जाता है, जहाँ पर वो उसे लग जाता है एंड यहाँ पर लियो की जान धीरे धीरे जाने लगती है, जहाँ पर शाओ चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है और इसे समझ में आ जाता है कि ये उसकी सेकंड लाइफ है, यानी कि सेकंड जन्म, जहाँ पर लियो कोई और नहीं बल्कि चान का दूसरा रूप ही होता है। फिर यहाँ पर वो उसे एंटीडोट दे देती है, लेकिन उसकी एआई सिस्टम उसे पहले से ही वार्न कर देती है कि अगर तुम इसकी जान बचाओगी तो फिर तुम अपने वापस रिसर्च सेंटर में आ जाओगी, जहाँ पर तुम्हारा नेक्स्ट मिशन शुरू हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर शाओ उस रिस्क को ले लेती है और उसे एंटीडोट दे देती है, जहाँ पर वो धीरे धीरे होश में आने तो लगता है, लेकिन शाओ यहाँ से गायब हो जाती है। फिर यहाँ पर हमें हमारी बहुत सैड सी एंडिंग दिखती है, जहाँ पर हम लियो कहे या फिर चान, वो यहाँ पर अपनी लवर का वेट ही करता रह जाता है। बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।